नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। आज बात होगी वक्फ कानून पर। जलते सुलगते पश्चिम बंगाल की वक्फ कानून के नाम पर देश में इस वक्त सबसे बड़ी प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा उबाल बंगाल के मुसलमानों में दिख रहा है। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक जो हुआ उस पर बंगाल में जमकर सियासत हो रही है। ममता की पार्टी के सीनियर लीडर्स हिंसा को लेकर बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करके दावा किया है कि मुर्शिदाबाद से डर के चलते हिंदू पलायन कर रहे हैं। इधर दिल्ली में आज जमीयत की वक्फ कानून पर मीटिंग चल रही है। आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में जो हो रहा है उस पर खुलकर बोला। कौन है इसके पीछे, इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनाती हूं और फिर ओवैसी ने आज हैदराबाद में वक्फ कानून के नाम पर कैसे नीतीश चंद्रबाबू नायडू को घेरा वो भी सुनाएंगे। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं। और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। नाते जोंगीपुर का इंसिडेंट का दिन से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करने के लिए गवर्नर साहब का खत लिखा, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया। काल मैं पत्रकार सम्मेलन में चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है, पॉलिटिकल कि जान माल रक्षा करने का काम है, लेकिन उन लोग ने नहीं सुना है, इसलिए कोर्ट में गया था। मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जो चीफ जस्टिस से लेकर सबके ऊपर ये लोग आम इंसान खासकर रक्षा किया। ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान हैं, मध्य प्रदेश में भी मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान हैं, लेकिन वक्फ कानून आया नहीं कि हिंसा भड़क रही है बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। हमारे चारों मेहमान इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका, विनोद जी, विजय जी, समीर जी। चर्चा आज यहीं से शुरू करते हुए जिस तरफ इशारा विजय जी इस वक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो ये कह रहे हैं कि 3 हिंदू मारे गए हैं, निर्ममता से उनका कत्ल किया गया है, जल रहा है। सुवेंदु अधिकारी का बयान में फिर से कोट अनकोट पढ़ देती हूँ। मुर्शिदाबाद से 400 हिंदुओं का पलायन हो चुका है। वो ये कह रहे हैं, कैमरे पर कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं।
लेकिन ममता दीदी की पुलिस सुन नहीं रही है। नदी के रास्ते हिंदुओं का पलायन हो रहा है, यानी कि हिंदुओं की जान संकट में है। बात तो वक्फ की हो रही है, हिंदुओं की जान संकट में कैसे आ गई? नहीं, वक्फ को लेकर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, गर्मा गर्मी भी हो रही है, और उसका एक कारण ये भी माना जा सकता है कि सरकार का समर्थन वहाँ पर है। उसमें भी कोई बुराई नहीं, सरकार अगर किसी चीज़ को समर्थन करना चाहती है तो करे, लेकिन यदि वहाँ पर हिंसा हो रही है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा को कैसे रोका जाए। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है पिछले 4-5 दिन में, वो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है एक तरह से, और इस तरह नहीं होना चाहिए था। और जो मुख्यमंत्री बाहरी एजेंसीज को बुलाने के खिलाफ थी, उन्होंने बीएसएफ को वहाँ पर बुलाया है। इसका मतलब उनको भी समझ में आ रहा है कि स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है। हिंदुओं का पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, शुभेंदु जी को ज़्यादा पता होगा कि किस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं और क्या। देखिए, पलायन का क्या मतलब होता है? पलायन का मतलब तो ये होता है कि एक लॉन्ग टर्म कन्फ्रंटेशन है। 2 दिन में पलायन नहीं होता कि 2 दिन वहाँ पर कोई वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति बंगाल में हो रही है कि लगातार कि मालदा में जाकर हिंदू शरण लेने पर मजबूर हो गए? मालदा भी वैसे तो मुस्लिम डोमिनेट वो है, डिस्ट्रिक्ट्स में से है, लेकिन किस तरह से हो रहा है तो इसमें तो सरकार को दखल देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी दखल देना चाहिए। और फिर बार बार ये बात होती रही है कि क्या ये सरकार ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या वहाँ जो राज्यपाल हैं वो इसको रिव्यू करके कोई बात भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। लेकिन स्थिति खराब है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं मुसलमान सोसाइटी को कर रही है। ये ममता बनर्जी के लिए भी खतरनाक है। नहीं, ममता बनर्जी का इससे वो सरकार, मुझे एक बयान याद आ गया सर हर्षवर्धन जी, मैं उस बयान के साथ आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी बोल रही थी ना अभी कुछ दिन पहले ही, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, इससे कुछ नहीं होने जा रहा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अब जिनके लिए एक्चुअल में परेशानी खड़ी हो रही है, जिस तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, उस तरफ क्या वाकई उनका ध्यान है भी या वो देना नहीं चाह रही? देखिए मीनाक्षी जी, एक तो ये कि पश्चिम बंगाल लोकतंत्र के तौर पर लगातार काले धब्बे की तरह बना हुआ है। और मैं अभी 2025 से नहीं बात करूंगा, मैं 2011 में जब ममता जी आई और उसके पहले एक हिंसक प्रतिरोध करके उन्होंने जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको सत्ता से बाहर किया। लोगों को बड़ी उम्मीद दिखी, तृणमूल कांग्रेस नाम रखा तो लोगों को लगा ठीक है भाई, ये तो हमारी अपनी धरती, जो माँ माटी मानुष उनका नारा था, आजकल वो ये भी नहीं बोलती, माँ माटी मानुष खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि उसके बाद हुआ क्या क्या, उन घटनाओं को जरा हमें चिन्हित करना चाहिए। कम्युनिस्ट समय में क्या होता था, कैडर काम करता था, उनका सिंडिकेट था, गांव-गांव में हत्याएं होती थी, रक्त रंजित क्रांति कहा जाता था। तो उनकी एक आइडियोलॉजी भी थी, वो कहते थे कि हाँ, क्रांति बंदूक की गोली से निकलती है। उनका कहना था कि भाई जो हमारा शोषण करने की कोशिश करेगा तो वो बुर्जुआ और सरहारा वाली लड़ाई लड़ते थे। ममता जी तो कांग्रेस पार्टी से गई थी, युवक कांग्रेस की नेता थी। ममता जी तो खुद पिटी हैं, हाथ पैर टूट गया था राइटर्स बिल्डिंग्स के सामने जब उन्होंने प्रदर्शन किया था। हर्षवर्धन जी, मैं आपको आज बीच में रोक रही हूँ क्योंकि वो जो कह रहे थे ना कि पलायन हो रहा है, अब ये कुछ तस्वीरें अगर इसे दर्शक हमारे देख पा रहे हों, औरतें हैं, बच्चे हैं, हाथ में बैग है। अब ये दावा शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बर्बरता की वजह से पलायन हो रहा है। और ये बाइट हम क्या सुना सकते हैं? पीसीआर डायरेक्टर से मैं निवेदन करूंगी कि ये बात पूरी आगे सुनाएं। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी। मैं उसी को कह रहा था कि 2011 से हमें शुरू करना पड़ेगा। और पहला जब पंचायत का चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस के कैडर ने वो रक्त रंजित चुनाव किया कि सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। उसके बाद ऐसे कम से कम 10 बड़े मामले आए जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून व्यवस्था है ही नहीं। फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय की वो टिप्पणी हर कोई शायद अब भूल गया होगा, जब वो कहा गया कि भाई कानून का राज होता है, शासक का नहीं, रूल करने वाले का कानून नहीं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। हाँ, वो कानून का राज होता है, शासक का नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब विधानसभा के चुनाव आए तो बाकायदा वहां से भागकर लोग असम के धुबरी चले गए। वो भी ऐसा नहीं था, चुनाव हुआ, खत्म हुआ, आपका घर यहां है, आपने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो आपके घर से तृणमूल कांग्रेस कार्यालय तक आपको जैसे देवी देवता के यहां जाते हैं ना, तो ऐसे जाना है और पीछे से भीड़ गालियां दे रही है, बीच बीच में डंडे बरसा रही है और वहां तक पहुंचेंगे। लोगों का उस तरह लेके बीच चौराहे पर, जहां गांव का जो जिसको हम चौपाल कहते हैं, जहां सब लोग बैठते हैं, वहां सर छील दिया गया। जो परिवार के लोग थे उनको अपमानित किया गया। ऐसे जुलूस निकालते हुए
वो एक गाना चला था, उनकी पार्टी के एक नेता हैं, वो गायक भी हैं, तो उन्होंने गाना चला दिया खेला होबे। कमाल की बात ये कि बड़े बड़े अखबारों ने ममता बनर्जी के टूटे पैर, अब पता नहीं वो पैर कितना टूटा था, वो फुटबॉल के साथ एक उस पे चलाया और खेला 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 होबे चला। अब खेला होबे क्या हुआ, इस देश में किसी एक गाने के साथ अगर इतनी निर्ममता हुई है तो वो खेला होबे था, तब भी यही स्थिति आई। उस वक्त के राज्यपाल धनखड़ जी गए थे। अब स्थिति क्या है, ये दुल्हनिया की फोटो है, वहां पर जो लोग गए हैं उनके वीडियो आ गए, उनका बयान आ गया। जब आपको मारपीट हो रही हो, जब हिंसा हो रही हो, जब भीड़ घेरती है तो भागते ही, पलायन वही हुआ। अब आप उसको तय कीजिए कि शॉर्ट टर्म पलायन कहेंगे, लॉन्ग टर्म पलायन कहेंगे, मिड टर्म पलायन कहेंगे, लेकिन जो अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, जिसको किसी भी स्थिति में 10 दिन बाद लौटेगा, 5 दिन बाद लौटेगा, 20 दिन बाद लौटेगा, बीएसएफ लौट आएगी या क्या होगा? कुल मिलाकर क्या उस राज्य पे एक दिन के लिए भी क्यों जाए, एक सेकंड के लिए भी क्यों जाए? और सवाल यहां यही है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा क्या विकल्प है? लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हम उस पे घटना पे बात करते हैं और फिर कोशिश ये होगी कि अच्छा इस घटना को इससे तुलना करें क्या? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन पर हमने इससे पहले चर्चा नहीं की, कई बार चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगने जा रहा है। वही तमाम तरीके की घटनाएं सामने आने के बाद भी समझ में आ गया कि नहीं लगेगा। लगना होता तो इतनी घटनाएं आपने गिना दी, पहले लग गया होता, नहीं लगना है इसलिए अब भी नहीं लग रहा है। मैं एक बार ये बयान सुनाना चाह रही हूं। एक लाइन मीनाक्षी, इसको जोड़ दूं नहीं तो अधूरा रह जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को यह तो याद आता है कि कुछ बिल रुक गए हैं, उसके लिए वो राष्ट्रपति तक को टाइमलाइन फिक्स कर रही है। संविधान के बाहर जाके सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। राष्ट्रपति को टाइमलाइन फिक्स करने का कहीं संविधान में दायरा नहीं है, राज्यपाल को आप कह सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से नहीं आना चाहिए कि जिस राज्य में आपको सेंट्रल फोर्सेज भेजनी पड़ रही है वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? अभी तो मणिपुर में लगने की बात होती है तो वहां क्यों नहीं लगने की बात होगी? लेकिन ये तो गवर्नर साहब खुद भी भेज सकते हैं ना, गवर्नर क्यों नहीं भेज रहे? सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही गवर्नर तो भेजते ही 355 में 2 बार आ चुके। होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। एक बार बयान सुना देते हैं। থামেন দাদা, একটু আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে, যে কেউ একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সে পালিয়ে গেছে, পুলিশ এসে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নাই বাড়ি ঘর, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমার। আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদমোনা। আপনারা জানেন বাগানে বসেন। ঠিক আছে। वो ये कह रहे हैं भीड़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोकल पुलिस आई थी लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा उग्र थी कि वो पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाई। इतना तो समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी की पुलिस के हाथों से भी इस वक्त स्थिति बाहर है। अब विनोद जी, मैं 2 बयान आपके सामने टीएमसी के ही पार्टी के नेताओं के पढ़ देती हूँ। डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून के बाद बीजेपी सांप्रदायिक आग लगा रही है। यह आग कौन लगा रहा है और क्यों फिर इसमें हिंदू सुलग रहे हैं? इसमें तो फिर हिंदुओं को नहीं सुलगना चाहिए था। अगर उनका कहने का मकसद ये था कि एक विशेष धर्म के खिलाफ ये पूरी षड्यंत्र रची गई है, कहना तो ये चाह रहे ना। सागरिका घोष कह रही है बंगाल में बीजेपी सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। भगवा गुंडे देश की सबसे अच्छी पुलिस के सामने, ये सबसे अच्छी पुलिस है जिनके सामने दंगाई आग लगा के घरों को जला दें और लोग पलायन कर लें, सबसे अच्छी पुलिस है। देखिए, सागरिका घोष हो या डेरेक ब्राउन हो, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का बचाव करेंगे ही। मैं इसमें पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार की विफलता इसलिए मानता हूँ कि जब वक्फ बिल पास हुआ पार्लियामेंट में तो देश के तमाम राज्यों ने अपने अपने राज्यों के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जी, पहले से ही प्रीएम्प्ट करते हुए कि कहीं इसका कोई रिएक्शन होगा, कुछ शरारती उपद्रवी तत्व लोगों को भड़काएंगे, लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, दंगा हो सकता है, आगजनी हो सकती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सब जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई थी, और राज्यों में भी, कर्नाटक में, जहाँ जहाँ मतलब जिस तरह के मुस्लिम पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है। तो पश्चिम बंगाल में जहाँ सबसे ज़्यादा आशंका थी हिंसा की संभावना, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, जो इलाके हैं, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार को पहले से ही इतनी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती तो वहाँ मजबूत फोर्स पूरी संख्या में होनी चाहिए थी।
और ऐसा नहीं पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है, उसका फोर्स नहीं होगी। अब जैसे जो तो मैं प्रत्यक्षदर्शी आपके कहने का मतलब ये समझूं कि ममता बनर्जी ने खुला छोड़ दिया, जिसको खुला जो छोड़ करना दिया, है जो करना है करे। विफलता है उनकी पूरी तरह से। अब खुला छोड़ा कि नहीं छोड़ा, अब ये मतलब असफलता उनकी है पूरी तरह से। अगर प्लानिंग नहीं हुई काउंटर की उनकी, तो इसका मतलब यही है ना कि खुला छोड़ दिया आपने कि आपको जो करना है आप उसके लिए आजाद है। फिर तो एक बार दंगा भड़क गया तो फिर पुलिस के हाथ से तो बाहर जाएगा ही। जी, ये इंटरप्रिटेशन हम कहें खुला छोड़ा या वो एसेस नहीं कर पाया या जो भी उनका रहा हो, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन विफलता है पूरी तरह से उनकी सरकार की। और इसीलिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करके वहां बीएसएफ का आदेश देना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस तक वो किया। अभी शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि हमने राज्यपाल से भी कहा, हमने उनसे भी कहा, उसके बाद हम कोर्ट गए और कोर्ट ने हमारी बात मानी। कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। तो अगर राज्यपाल से उन्होंने कहा तो राज्यपाल का मतलब केंद्र सरकार से कहा, तो केंद्र सरकार ने भी इसमें उस तरह से सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया जैसे करना चाहिए और कोर्ट को आना पड़ा, वरना केंद्र की तरफ से निर्देश आना चाहिए था। निर्देश तो केंद्र दे ही सकता है, केंद्र के पास निर्देश 356 में तो सरकार भंग करने बर्खास्त करने का है, लेकिन 356 तक मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। केंद्र ने इससे पहले भी जब जब कोई बात कहने की कोशिश की है, ममता बनर्जी का रिएक्शन क्या रहा है? सवाल रिएक्शन कुछ भी हो, रिएक्शन यही होता है ना कि फिर वही वाली बात होती है, बीजेपी एक षड्यंत्र कर मीनाक्षी, वो पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन केंद्र सरकार, चीफ होम सेक्रेटरी, गृह मंत्री, ये इनकी जो भी उसकी जिम्मेदारी होती है। ये पीछे क्या कहा, वो क्या कहेंगे, ये सोचना की काम नहीं है। उनको भी निर्देश देना चाहिए था। और क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। और बंगाल के नागरिक सिर्फ बंगाल के नागरिक नहीं, भारत के नागरिक हैं। और अगर भारत के नागरिक हैं तो जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हमने गवर्नर से कहा और उसके बाद हमको हाईकोर्ट का जाना पड़ा, यानी गवर्नर ने भी शायद उस तरह से रिपोर्ट जो भेजनी चाहिए नहीं भेजी होगी, जैसा कि शुभेंदु जी कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विफलता पश्चिम बंगाल की सरकार की है, शर्मनाक है, निंदनीय है, दंडनीय है। और दूसरी बात यह है कि सही कह रहे हैं हर्षवर्धन में भी, एक सेकंड के लिए भी कोई किसी को घर छोड़े क्यों जाना पड़े। हालांकि ये पहली बार पलायन नहीं हुआ है, कश्मीर में तो स्थायी पलायन हो गया, आज तक नहीं जा पाए लोग इस देश में। विचित्र स्थिति है। ठीक बात है। जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो वहां पलायन हो गया। 50,000 से ज्यादा मुस्लिम परिवार जो है भाग करके, गांवों से निकल करके, और उन्होंने सहारनपुर और दूसरे जिलों में जाकर शरण ली, जो कैंपों में रहे थे। 2013 की बात है। तो इस तरह के पलायन की, मलियाना जब हुआ था मुझे याद अच्छी तरह से, वहां से गाँव से लोग निकल के चले गए थे। क्योंकि जब ऐसा होता है तो जो संख्या में कम होते हैं उनको लगता है भैया निकल चलो, क्यों, मतलब वो तो ये लोग बेचारे निकले होंगे डर के मारे। लेकिन ये नौबत क्यों आए? अगर आजादी के 75-70 साल बाद भी किसी भी राज्य में लोगों को 1 घंटे के लिए भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़े तो ये उस राज्य की विफलता है और इसके लिए जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। अपना घर हर व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है सुमीर जी। दुनिया से भागकर इंसान अपने घर में आता है ये सोच के कि ये मेरे लिए सबसे सेफ जगह है, यहाँ कोई मुझे छू नहीं पाएगा। ये अपने घर से निकलने पर मजबूर हो गए। डेरी के ब्राउन अगर कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा करना चाहती है तो उनकी सरकार क्या कर रही है? कि राज्य सरकारों को विलन की तरह पेश किया जा रहा है। भाई विलेनियस काम तो हो रहा है ना, विलन की तरह पेश क्या करना? डेरी के ब्राउन की अगर ये कह रहे हैं तो उनकी सरकार है, उनकी जानकारी। अगर बीजेपी या उससे समर्थक कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए, कौन मना कर रहा है उसके लिए? सरकार आपके पास है। आप जो मुस्लिम दंगाई हैं उनको भी पकड़िए और जो दूसरे हैं उनको भी पकड़िए। हाथ वोट बैंक ने बांध रखे हैं। फिर देखिए, ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को खुला छोड़ के रखा। अगर मुर्शिदाबाद के सांसद की आप बात कर देंगे, जो मुर्शिदाबाद के सांसद है, उन्होंने अपने वर्करों से कह के रखा है कि भाई ये व्यवस्था सुनिश्चित करो कि वहां पर हमारा जो वोट बैंक है वो सुनिश्चित रहे, और अभी चुनाव आने वाले हैं तो जितने ज्यादा हो सके हमें एकजुट रहना है। जो योगी जी ने जो बयान दिया था कल, उन्होंने वहां अपने क्षेत्र के विधायकों से बैठक में कहा, वहां के सांसद ने, जो मुर्शिदाबाद के समाजवादी तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, वहां पे जंगीपुर के जो सांसद है समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के, दोनों मुसलमान सांसद है, और दोनों ने कहा है कि भाई इकट्ठे रहो और सबक सिखाओ। ये मौका मिला है हमें सबक सिखाने का, चुनाव जल्द आने वाले हैं, तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो ये तैयारी शुरू करने का उन्होंने नमूना दिया है कि लोगों को वहां से पलायन करवाओ। एक सांसद अगर अपने कार्यकर्ताओं से अगर ये कहे कि भाई चुनाव आने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दो, और लोग पलायन करें, तो सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों से मिले, उनसे बोले कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ का सांसद हूं, मैं आपका भी जनप्रतिनिधि हूं, आप रहिए, मैं देखता हूं आपके घर पे आपके ऊपर कौन हाथ लगाता है।
अगर सांसद अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहा है, एसपी और पुलिस शांत बैठी हुई मूक दर्शक बनी हुई सांसद के कहने पे या सरकार का कहने पे, और ममता बनर्जी ने चुप्पी साध के रखी हुई है, तो ये बता रहा है कि ये स्टेट का कैसा समर्थन इस चीजों को मिल रहा है। और यह ममता बनर्जी तो कहेगी नहीं कि ये राज्य सरकार करवा ली है, लेकिन जो पूरी एक्टिविटी घट रही है उसके पीछे बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसके पीछे ममता बनर्जी, उनके सांसद, उनके विधायक और टीएमसी का स्थानीय कैडर है जो पूरा समर्थन दे रहा है इस बात को, और जिसके कारण ये पलायन शुरू हो गया है, जो हिंसा हो रही है, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। 3 लोगों को मार दिया गया, पिता पुत्र को मार दिया गया पीट पीट कर, 2 लोग घायल है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करे कि क्या ये जो डर का माहौल ममता बनर्जी की सरकार के बन रहा है, चुनाव के ऐसे माहौल में होगा। कितने ऐसे मौके आए हैं जब राष्ट्रपति शासन की मांग की गई, लेकिन अब तो गवर्नर को भी देखना पड़ेगा। गवर्नर भेजे ना, गवर्नर रिपोर्ट बनाकर भेजे होम मिनिस्ट्री को कि भाई अब मामला हाथ से निकलते जा रहा है, राज्य सरकार कानून की व्यवस्था रखने में असफल हो रही है, या राष्ट्रीय शासन की सिफारिश की जाए। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि बंगाल के अंदर जनता वाकई में मानती होती 2011 से लेकर अभी 2025 तक की मामला हाथों से निकल रहा है, तो फिर इन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाती, इनके सांसदों को क्यों जिताती? जिताने वाले भी तो वही जनता ही है। एक वर्ग है जिनको लगता है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो उनके फेवर के अंदर है, तो वो वक्त तो चाहेगा ना कि ममता बनर्जी बनी रहे, वो वक्त तो चाहेगा ना कि हिंसा होती रहे, वो वक्त चाहेगा कि भाई हिंदुओं का वहां से पलायन होता रहे। बांग्लादेश बनाया जा रहा है। बिल्कुल ममता बनर्जी तैयारी कर ली है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी हिंदुओं के साथ, वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ घटे और पलायन शुरू हो जाए यहां से, जिससे ममता बनर्जी का वोट बैंक बनता रहे और ममता बनर्जी वहां पर चिरकाल तक मुख्यमंत्री बनी रहे जब तक वो चाहे। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को देखने का समय आ गया है कि बंगाल क्या ऐसे ही माहौल में वहां विधानसभा चुनाव होंगे, क्या ऐसे ही माहौल में वहां पर लोकसभा आने वाले समय में 5 साल बाद होंगे, या पंचायत के चुनाव होंगे। मुझे लग रहा है बंगाल अब बहुत गंभीर स्टेज पे चला गया है, केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है इस मामले को। ये इसमें विजय जी, और प्रियम तो सभी करते हैं ना, अपने राज्य को हर मुख्यमंत्री समझता है, अपने जिले को हर पुलिस वाला समझता है, कहां पे चूक हो जा रही है। मैं जो अभी बात विनोद जी से पूछ रही थी कि छूट दे देने की, या तो खुली छूट है, एक वर्ग को आपने एकदम खुला छोड़ दिया है कि आपको जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे, आपको आक्रोश दिखाना है आक्रोश दिखाइए, आपको जलसे करने हैं आप जलसे करिए, आपको नारे लगाना है तो नारे लगाइए। देखिए, वक्फ को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, हुए हैं, हर जगह हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए और जगह पर भी हुए, लेकिन हिंसा इस तरह से नहीं हुई। तो क्या वजह है इसकी? इसकी कोई तो वजह होगी कि जो सरकार में बैठा हुआ है उनका समर्थन उनको है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो। और जो मैंने कहा पलायन के लिए, मैंने ये कहा, आप उस बात को समझिए गंभीरता से, मैंने कहा कि पलायन एक दिन की हिंसा से नहीं होता है। इसका मतलब ये लंबे समय से ये एक्सरसाइज चल रही है, आप उसको गलत खराब किया जाता रहा है, वो लगातार दबाव बन रहा है। एक दिन कोई हिंसा, एक दिन का दंगा होते तो क्या लोग पलायन कर जाते हैं? क्या नहीं होता, उसमें एक लंबा प्रेशर बनता है, और जब आदमी को लगता है कि अब रहना मुश्किल है, आप क्या सोचते हैं? कोई भी आदमी हो, कमजोर से कमजोर आदमी है ना, फाइट करता है, और अपना घर छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता कि एक दिन कोई दंगा हो गया लोग उठ के चले जाते हैं, क्या नहीं जाते, छोड़ के जाना। लोग अकाल में, बाढ़ में, बारिश में, तूफान में, भूकंप में कभी घर छोड़ के नहीं जाते। दंगे भी रोज होते, दंगों में पलायन हो रहा है क्या? इसका मतलब एक लंबे समय से ये माहौल वहां पर बन रहा है, उस गंभीरता को समझिए। पश्चिम बंगाल की इसलिए भरपूर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, और ये सिर्फ कारण नहीं है, बड़ा कारण है। जिस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है, एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और ये प्रेशर बनाया जा रहा है, और इसे बनने के लिए भी खुलकर छूट दी जा रही है। वक्फ बिल की चर्चा जब शुरू हुई तभी से देश के कोने कोने में मौलाना ब्रिगेड मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। वक्फ कानून के लागू होने के बाद से मुसलमानों के बीच इसे लेकर अफवाह और जोरों से फैलाई जा रही है। आज दिल्ली में जमीयत की मीटिंग चल रही है, तो वहीं कल हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मिली काउंसिल तेलंगाना की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों से सड़क पर उतरने की अपील की गई। जिसे समस्या होती है वो खुद सड़क पर आता है, उसे बताना नहीं पड़ता कि आपको सड़क पर आना होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि आओ सड़क पर आ जाओ, आवाज बुलंद करो। और सबसे पहले मैं आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी की बात सुनाती हूँ। वो कह क्या रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा। किसी साहब ने बताया कि कितनी मस्जिदों को आरएसएस वाले कहते हैं, लेकिन वीएचपी वाले तो कई साल पहले 3,500 मस्जिदों की फहरिस्त शाये कर चुके।
और वो कहते हैं कि ये सब मंदिर, जामा मस्जिद संभल के बारे में हम लोग कभी नहीं सुनते थे उसका कोई झगड़ा है, लेकिन लोगों ने झगड़ा खड़ा कर दिया। हमारी किसी भी मस्जिद को, मदरसे को, कब्रिस्तान को, इमाम बाड़े को, दरगाह को मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। अब आप गौर कीजिए, अपने अपने महल्लों का जायज़ा लीजिए कि कितनी सारी औकाफ की अराज़ी हैं जो हमारे हाथों से निकल जाएंगी। जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है। बोर्ड की तरफ से जो बात आए उस पर अमल कीजिए, अपने तौर पर कदम न बढ़ाइए। आप याद रखिए, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप मुश्तिल हों। इस मौके पर अक्लमंदी यह है कि आप अपने आप को इश्तिहाल से बचाएं। इस वक्त जो लोग वक्फ पर काबिज होना चाहते हैं और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी तरह आपके अंदर तफरका पैदा हो जाए। एक ही व्यक्ति दो तरीके की बातें, हर्षवर्धन जी। पहले तो खुद ही कह रहे हैं कि फौज जो है बिना कमांडर के काम नहीं कर सकती। आप फौज की बात करें, मतलब आप एक जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, और फिर खुद ही कहते हैं कि अक्लमंदी दिखाएं, आप अपने आप को बचाएं। करना क्या चाहते हैं? और कह रहे हैं कि आप अपने अपने मोहल्लों का जायजा लीजिए कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो हमारे हाथ से निकल जाएगी। अरे बिल्कुल, मुसलमान अपने घर से निकले, अपने इलाके की ऐसे तमाम चीजों का जायजा ले जो वक्फ के अंडर आती है और उनके किसी काम की नहीं है, वो जरा जायजा ले। खैर, ये जो तकरीर है ये क्या है? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, इसमें कोई बहुत ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं कि वो एकदम से कह रहे हैं कि आप उतर जाइए, लड़ जाइए, बल्कि वो तो थोड़ा एक तरह से कहें कि बचने की बात कर रहे हैं, कि अक्लमंदी दिखाते हुए कोई ऐसा गलत काम न करिए। और ये तो अच्छा है, अगर मुस्लिम समाज के लोग विरोध प्रदर्शन, उनका अधिकार है, खूब जमकर करें। लोकतंत्र भारत का इतना सुंदर इसीलिए है कि विरोध प्रदर्शन कुकर की सीटी की तरह बार बार बजता रहता है तो ठीक रहता है, हवा निकल जाती। लेकिन आप कुकर को उड़ा देने की कोशिश करेंगे, कुकर को बम बना देने की कोशिश करेंगे, वो खतरनाक है। मुर्शिदाबाद में, जंगीपुरा में वो होता हुआ दिख रहा है, मालदा में वो होता हुआ दिख रहा है, देश के दूसरे हिस्सों में वो करने की कोशिश की जा रही। और जब आप कहते हैं कमांडर के बिना नहीं लड़ते, तो भाई आप जरा ये भी तो देख लीजिए कि कमांडर आपको कुएं की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। अभी वो आया था ना कि गूगल मैप का सहारा लेके चले और पुल आधा बना हुआ था, चले गए खाई में। तो भैया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको खाई में बार बार ले जा रहा है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बुद्धि क्या एकदम ही चली गई, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड, कुछ लोग तो मजे में हैं, कुछ लोगों का तो धंधा पानी चलता है, बड़े बड़े नेता जाते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं, थोड़ा उनकी औकात भी बढ़ी रहती। आपकी औकात कहां बढ़ी? और बिल्कुल दुरुस्त बात है, लिस्टिंग करिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी से आपके इलाके में जो गरीब दिखते थे मुसलमान, उनका कुछ भला हो गया क्या? कुछ लोगों के लिए इन वक्फ वालों ने क्या किया? और चलो ये वक्फ छोड़ दीजिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कमांडर जिसको आप बता रहे हैं, वो कमांडर साहब क्या कर रहे थे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं का हालचाल ले लीजिए, और जो उनके पीछे लड़ने वाली सेना है उनका हालचाल ले लीजिए। सवाल यह है कि आपको देश का कानून, देश का संविधान, देश की सरकार की नीतियां बेहतर करेंगी, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कोई भी ऐसी चीज जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, आप मुस्लिमों के लिए, इस्लाम के लिए खूब संस्थाएं बनाइए, खूब काम करिए, लेकिन जैसे ही आप करते हैं कि हमारा शरिया, हाय हमारी शरीयत, तब आप देश के खिलाफ जाते हैं और आप मीठे शब्दों में ही सही उसकी वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत कीजिए, ये देश बांटने वाली है। अच्छा, एक और बयान है, रहीमुल्लाह खान नियाजी हैं, आप बीआरएफ के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान अपने घरों में ना बैठें, अपनी शरीयत को, अपने दीन इस्लाम को, अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचाने के लिए सड़कों पर निकलें। वो दिन दूर नहीं, अगर हमारे साथ हिंदुस्तान की हुकूमत इंसाफ नहीं करती, इस कानून को वापस नहीं लेती, तो मिस्र में क्या हुआ तारीख गवाह है। हुस्न मुबारक का उन्होंने जिक्र कर दिया। विनोद जी, देखिए, वक्फ कानून लागू होने के बाद इसको लेके मुस्लिम पॉलिटिक्स में उबाल है, और उसी तरह से इस लड़ाई को श्रेय लेने की पूरी होड़ है, जैसे बाबरी मस्जिद के ज़माने में हुई थी। हम लोगों को याद है, विजय जी को भी याद होगा
कि बाबरी मस्जिद में भी का जब मुद्दा आया, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जब गर्म हुआ, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही उसमें सबसे आगे था और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। हो सकता है अभी कोई वक्फ कानून एक्शन कमेटी बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो अब वो जो रहीमुल्ला साहब इनकी बात कर रही हैं, जो बीआरएस के नेता हैं, वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में जो पिछले चुनाव में मुसलमानों ने जिस तरह कांग्रेस का समर्थन किया और बीआरएस को छोड़ दिया, तो अब बीआरएस इस कोशिश में है कि रहीमुल्ला जैसे नेताओं को आगे करके और जिस मामले को और गर्म करे, जितना गर्म करे ताकि गर्मी से वो मुस्लिम वोट को तरफ खींच ले। सीधे सीधे सियासत का मामला है। वरना वो जो कह रहे हैं भाई हुस्नी मुबारक का से तुलना भारत क्यों करोगे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अभी 2024 में 4 जून को जिस देश में चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, 240 पे आ गई, जनता ने ही किया। मतलब तो यहाँ तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप हुस्नी मुबारक या अनवर सादात या सद्दाम हुसैन से तुलना कैसे कर सकते हैं भारत की? जी, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक संविधान के तहत काम करता है देश, और हर 5 साल में चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। तो ये निहायत बकवास बोल रहे हैं बीआरएस के जो नेता है। मुझे लगता है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और या तो इतनी गंभीरता से लेना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कि आप 288 सांसदों कि आप इस देश को मतलब तहरीर चौक बनाना चाहते हैं? वो यही कह रहे कि सड़कों पर आ जाओ, वहीं पे बिस्तर बिछाएं, जैसे मिस्र में हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, तारीख तय कर दी 16 अप्रैल, अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, तो आप सड़क पर आके क्या करेंगे? वही जो शाहीन बाग में हुआ था। नहीं, शाहीन बाग में सड़क पर बैठे थे लोग, लेकिन क्या कानून वापस हो गया? क्या सीए तो लागू है ना? माहौल तो वही तैयार करना चाह रहे हैं। सवाल ये नहीं वापस हुआ ना, मुसलमान डिटेंशन सेंटर में गया। अब ठीक है, वक्त कानून को लेकर अलग अलग ऐतराज हो सकते हैं, संशोधन है, किसी को समर्थन है, कोई उसके तमाम कुछ बिंदुओं का समर्थन कर सकता है, कुछ बिंदुओं का विरोध कर सकता है, वो अलग बात है। और अभी कल विजय जी ने कहा था कि भाई ये कॉन्करेंट लिस्ट का कानून है, राज्य सरकारों की भी इसमें भूमिका है, तो वो अपने हिसाब से देखेंगे कैसे लागू करना है, कैसे नहीं लागू करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी देने वालों को पर लगाम लगनी चाहिए। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौलाना साहब बोल रहे थे, वो कमांडर से मतलब कोई फौजी बगावत की बात नहीं थी, वो उसकी लीडरशिप लेना चाहते हैं, की बात कर रहे थे, पूरे मूवमेंट की लीडरशिप लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारा मुस्लिम समुदाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे आ जाए, और जो पसमानदा बनाम अशराफ की लड़ाई की जा रही है या इसको बताया जा रहा है, वो उसको एड्रेस कर रहे थे कि ये पूरा इस्लाम का मुद्दा है। तो वो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन खैर उन्होंने एक समझदारी बात ये भी कही कि भाई आप ऐसा काम मत करिएगा जिससे हमारे दुश्मनों को, हमारे जो विरोधी हैं उनको मौका मिले, और आप शांति से रहिए। मतलब तो एक तरह से उन्होंने शांति की अपील की। लेकिन तेलंगाना वाले साहब जो है, यही इन्हीं का बयान इतना आपत्तिजनक है। कह रहे 288 सांसदों के वोट लेते हुए 30 करोड़ मुसलमानों पर मुसलसत नहीं हो सकते। ये शहर है हैदराबाद से मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो सारे ऐलान कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ओवैसी जी में कंपटीशन है, मुकाबला है कि कौन ज्यादा गर्म बोल लेता है। सर एक बयान सुना ही देती हूँ, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, एक जरा बयान सुना ही देती हूँ। मीटिंग में जो मुसलमानों को भड़काने की बार बार कोशिश हुई है, वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर निकलने की बात हुई है, मौलाना अब्दुल चिश्ती ने मुसलमानों से सड़क पर धरना देने की अपील की है, ये भी आप सुने। ये जो वक्फ का जो कानून बनाकर मुसलमानों की जो मदारिस, खानखाओं और मसाजिद और खबरस्तानों को जो जमीन दे दिए गए हैं, उसे लूटने का जो इंतजाम किया जा रहा है, उसके लिए एहतजाज कैसे हो? खाली जलसों से, खाली आवाज पुकारे से नहीं, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। इसलिए कि दुश्मन चाहता है कि दुश्मन ने 1-2 एमपियों से जो है वो इख्तिदार तक पहुंचा, एक बाबरी मस्जिद के नाम पर, एक बाबरी मस्जिद के नाम पर वो बाबरी मस्जिद कहते कहते इख्तिदार पे पहुंच गए, और हमें जो है एक जो मस्जिद बंद थी उसके नाम पर इख्तिदार तक पहुंचे, और कई मसाजिद को आज शहीद हो गए हैं। अब 400 पार का जो उनका नारा है, 400 पार का नारे को यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही उलमा कराम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनकी काविशें थी जिन्होंने जो है उन्हें 400 पार से रोका गया। अब 400 पार जाने के लिए ये वक्फ बोर्ड के कानून को लाकर ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। हम इनके मंसूबों को नाकाम करना है तो हमें मुत्तहिद होना होगा। मेरी गुजारिश है कि आज हमें धरना देना होगा, रोड पे बैठना होगा। तो एक घर में अगर 4 बेटे हैं, 2 बेटों को आप पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें, 2 बच्चों को पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करें।
आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? अब तो ये तो 2 बच्चे कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले करते हैं। देखिए, बीआरएस के नेता ने जो बयान दिया, बीआरएस के साथ तो राजनीतिक मुसलमानों की ताकत बची नहीं। 8 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और 8 कांग्रेस जीत जाती है, एक ओवैसी साहब जीत जाते हैं। और अब अगली बार चुनाव होगा तो ओवैसी साहब भी चुनाव हार जाएंगे, वो भी जो बनते हैं। और बीआरएस बनाई थी, टीआरएस थी, टीआरएस को बीआरएस किया कि जिस तरीके से तेलंगाना में मुसलमान का वोट उनको मिल गया चंद्रशेखर राव को, उन्हें लगा था कि बीआरएस बना देंगे तो पूरे भारतवर्ष के मुसलमान वोट उन्हें देंगे। तेलंगाना भी उनके हाथ से चला गया। देखिए, पूरा एक राजनीतिक बयानबाजी है। उन्हें लग रहा है कि इस तरीके से वो भड़का कर, लेकिन ये जो चिश्ती साहब कह रहे हैं ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये मुसलमानों को एक करके उन्हें भड़का के और फिर कह रहे हैं कि आप बाबरी तक आप पहुंच गए। सारी बातें तो वही हो रही है ना, आप भड़काने की कोशिश करें और फिर जब माहौल बिगड़ जाएगा फिर आप कह देंगे कि सरकार ने ये सब किया है, ये उनकी साजिश है। चिश्ती साहब अकेले नहीं है जो भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, मुझे एक भी मौलाना, एक भी चिश्ती बता दीजिए जिसने इसको लेकर, बिल पास होने के पहले से लेकर, जब से चर्चाएं चल रही थी तब से लेकर और बिल पास होने के बाद से कभी भड़काने वाला बयान नहीं दिया। चाहे वो ओवैसी है, उन्होंने भड़काने का अजमेर शरीफ के दीवान साहब ने जो है इससे समर्थन किया। ठीक है, एक हाथ का छोड़ दीजिए, बाकी आप मैक्सिमम तो देखिए ना कि सबने इस बात का विरोध किया और भड़काने की बात की है। फिर कहा जाता है कि भाई आप मुसलमानों को मजबूर मत कीजिए। भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये बिल लाकर गरीब मुसलमानों को मजबूत किया है, मजबूर नहीं किया, उन्हें मजबूत किया है कि यह जो बिल आ रहा है उनको मजबूती प्रदान करने वाला बिल है। जो गरीब किसान, जो गरीब मुस्लिम वर्ग था, जिनकी सुविधाएं कुछ उपलब्ध नहीं हो रही थी, केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया। अगर आपको लगता है कि कानून देश के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुझे लग रहा है कि इन्हें बताना चाहिए कानून पढ़कर कि भाई इस कानून में यह हमारे इस्लाम के खिलाफ है, यह कानून में यह जो कॉलम है, अगर यह धारा लागू हो गई तो हम लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे, हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी जमीनों पर केंद्र सरकार का कब्जा हो जाएगा, हमारी पूरी प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। मुझे लग रहा है आप बिल को पढ़िए, अगर बिल में आपको ऐसा कोई लगता है तो आप अपने मुस्लिम समुदाय को बताइए। मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ उससे भड़काने का काम हो रहा है। एक निजी अनुभव है जो शाहीन बाग से मुझे मिला था। ये जितनी भीड़ वहां बैठी होती है, हालांकि एक प्रोटेस्ट को आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात सच है कि वो जो शाहीन बाग में भी भीड़ बैठी हुई थी, उनमें से किसी ने ना सीए पढ़ा था, ना किसी ने एनआरसी पढ़ा था, ना किसी को कोई जानकारी थी कि सरकार क्या कर रही है। वो बस जो कहा गया किसी एक कमांडर के द्वारा, जिस हम फौज की बात करें ना, एक कमांडर के द्वारा जो कहा गया, जो समझाया गया, उसी की वजह से सब सड़क पर आ गए। आज भी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इनमें अगर माइक घूम जाए तो सीए के समय कहा गया था कि भाई मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कितने मुसलमानों की गई? अमित शाह ने लोकसभा में भी कहा और बाद में भी कहा कि एक मुसलमान बता दो कि जिसके हमने नागरिकता ली हो। तो यह जो झूठा भ्रम फैलाना काम शुरू कर दिया गया है, मुझे लग रहा है मुस्लिम समाज को इससे मतलब एक जागरूक बनना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। वो खुद कानून को पढ़े, खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और फिर तय करे कि ये उनके फेवर में है कि नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करा है कि जाके मुस्लिम समुदाय को बताया जाएगा कि ये उनके फेवर के अंदर है। मुझे लगता है कम से कम आप उनकी बात भी सुनिए। वो तो बता ही रहे हैं। अब आप देखें, ना सिर्फ उनके मिनिस्टर्स बता रहे हैं, उनके विधायक, उनके सांसद बता रहे हैं, आरएसएस का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो भी बता रहा है। सब कोशिश तो चल रही है, लेकिन फिर भी अगर सड़क पर मुसलमान निकले हैं तो इसका मतलब ये भी है ना कि एक दूसरा धड़ा भी है जो ये बताने में और ये समझाने में कामयाब हो रहा है कि ये कानून आपके खिलाफ जा रहा है। एक बयान में और फर्क सुना देती हूँ, फिर विजय जी आपके पास आती हूँ। मुफ्ती महमूद जुबैर जब मंच पर बोलने का उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून जैसे गंभीर मसले पर गफलत की नींद सो रहा है। अब देखिए मुसलमान सो रहा है क्या? आज तक भी मुसलमान ये नहीं समझ पाया कि ये वक्फ का मतलब सिर्फ वो जायदादें नहीं है जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, जिसमें किसी जगह जाते हैं तो कोई बताता है कि साहब यहां 10 एकड़ जायदाद है, इस पे फला आदमी काबिज है, यहां 20 एकड़ जायदाद है, इस पे फला आदमी काबिज है। लोगों का यह तस्वुर है कि सिर्फ यही वक्फ जायदादें हैं। आम मुसलमानों को यह बात आज तक समझ में नहीं आई है कि इस मुल्क के कानून के एतबार से वक्फ का मतलब हमारी मसाजिद हैं, वक्फ का मतलब हमारे मदारिस हैं, वक्फ का मतलब हमारी दरगाहें हैं, वक्फ का मतलब हमारी खानकाहें हैं, वक्फ का मतलब हमारे कब्रिस्तान हैं, वक्फ का मतलब वो इलाके हैं जिसमें हमारे और आपके और आबा और अजदाद मदफून हैं। और एक मुसलमान इतने हसास मसले पे, एक आम मुसलमान इतने हसास मसले पे गफलत की नींद सो रहा है। वक्फ मतलब हमारे कब्रिस्तान, वक्फ मतलब हमारे मदरसे, वक्फ मतलब हमारे खानकाएं।
तमाम चीजें बता दी, लेकिन एक बात ये नहीं बताई कि इस कानून में ऐसा क्या है जो मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है। वक्फ कानून के आ जाने के बाद से कैसे एक धड़ा मुसलमानों को मोबिलाइज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सड़क पर आने की बात कर रहा है, टीम को मजबूत करने की बात कर रहा है, इलाज वाली धमकी भी दे रहा है, और इसी के आड़ में पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। मुफ्ती मोइनुद्दीन और उमर शफीक भी इस मीटिंग का एक हिस्सा थे, जिस मीटिंग के सिलसिले में लगातार ये खबरें आपको दिखा रही हूं। मुफ्ती मोइनुद्दीन ने कहा कि वक्फ कानून के लागू होने से देश भर में वक्फ बोर्ड सीज हो गए हैं, तो वहीं उमर शफीक ने कहा कि मुसलमान ऐसा आंदोलन करेंगे कि बिल वापस लेना ही पड़ेगा। कई लोगों को ये नहीं मालूम है, पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड सीज हो गए। अब वक्फ बोर्ड नहीं रहा, सिर्फ इलेक्टेड लोग रहेंगे उसमें। सुने आप, ना मीडिया इसको शो कर रहा है और ना आवाम में शऊर पैदा हो रहा है। सेलेक्टेड लोगों को सुने आप। तो हमारे को ये कोशिश होनी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को इसकी अहमियत और अफादियत को जो है इसको जो है हम पेश करें, ताकि जो जिम्मेदारान इस तहरीक को लेके निकले हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और शऊर पैदा हो। हिंदुस्तान का दस्तूर हमें इजाजत देता है जमहूरी अंदाज में हम एहतजाज करें, हम एहतजाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नाउमीद होने की कोई बात नहीं है। मैं मौलाना की मौजूदगी में मैं वादा करता हूं कि देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में हिंदुस्तान के कोने कोने में इसके खिलाफ आवाज ऊंचेगी, और इंशाअल्लाह ताला दिन दूर नहीं है कि बिल को वापस लेना पड़ेगा। अगर बिल वापस भी ना हुआ तो इसका कोई असर नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। विजय जी कहते हैं इंशाअल्लाह देश में शांति रहेगी, इंशाअल्लाह देश में प्रेम बढ़ेगा, तो कितना अच्छा लगता। लेकिन क्या कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से आवाज उठेगी, देश के कोने कोने से सड़कों पर भीड़ जमा होगी। कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके जितने लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों का जो पूरा कहना चाहिए सीधा रिश्ता मुसलमानों से नहीं है। उनका रिश्ता अपनी अपनी दुकानें संभाल कर रखने से। अब एक कारण मिल गया उनको, बहुत समय से कोई कारण नहीं था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी देखें तो बहुत सारे लोग तो कहते ही थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई ऐसा संस्था नहीं है जिसको पूरे मुसलमानों पर उसका कोई वो चलता हो, हुक्म चलता हो, और ऐसा बहुत बार हुआ भी। लेकिन अब सबको ये मौका मिल गया कि इस बहाने वो अपना अपना कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट कर रहे हैं। और इस बात पे तो बार बार चर्चा हो रही है कि भाई वक्फ को लेकर अशरफ और पसमानदा मुसलमानों की जो लड़ाई है उसको उन्होंने हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में बना दिया है। बड़ा काम ये हुआ ना, ये और वो चाहते ही नहीं कि ये चर्चा की जाए। अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन क्या ये कामयाब हो रहे हैं? आंशिक तौर पर ही सही, आंशिक तौर पर कामयाब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको नॉन सीरियसली मत दीजिए। और वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज जैसे हो रहा है कि भाई जुमे की नमाज पे कर रहे हैं, फिर अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो अगले 2-3 महीनों में वो एक बड़े प्रदर्शन के लिए चल रहा है। और बड़े प्रदर्शन ना भी हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा सा भी नाराज़गी बढ़ती है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। इसको मैं नहीं समझता कि नज़रअंदाज करने वाली बात है या नॉन सीरियसली लेने की बात है। और आप अगर समझ रहे हैं कि नहीं वो नेता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो नेता अपने अपने इलाकों में अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अब जिनको समझना है, अगर वो समझ सकते हैं इस बात को, या जो दूसरी तरफ के लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाया, तो वो उस चुस्ती के साथ, उस ताकत के साथ इस अभियान को चलाया कि वो समझाएं कि भाई इस बिल का फ़ायदा क्या है। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं जो है ना, जैसे अभी समीर साहब ने भी दिया, सीए बिल को करना चाहिए। कि सीए बिल के लिए बार बार ये कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। होम मिनिस्टर ने अभी पार्लियामेंट में कहा उस दिन भी कि एक भी मुसलमान का नाम बताइए जिसकी, तो ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाए कि जिसमें कहा जाए, दिखाते क्या? हाँ कि नहीं, ऐसी ताकत के साथ ये बात तकरीर रखी जाए ना कि देखिए आप सीए के वक्त भी ऐसे ही लोगों से बेवकूफ़ बन रहे थे, वो आपको गलत तरीके से समझाइश कर रहे थे। और वक्फ बिल में भी यही है कि किसी की संपत्ति नहीं जाने वाली। और जो उसमें सबसे बड़ा मसला था रेट्रो इफेक्ट का, वो उसमें रखा ही नहीं गया है। तो जो मस्जिदें पुरानी हैं, जो कब्रिस्तान हैं, उनका तो मसला ही नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है, तो उन सबको भी ठीक से समझ। बिल्कुल ऐसे हैं सर कि ऐसा लगता है कि जैसे मोहल्ले में अगर कोई मदरसा है तो वो ले लेगी सरकार। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो ऐसे ही समझाते हैं। ऐसा इतना भ्रम फैलाने की कोशिश एक एक बयान में। एक मैं उदाहरण दूंगा। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, जो आई है वहाँ से संभल के पास से, चंदौसी से, वहाँ एक पुरानी दरगाह है और उस दरगाह को लेकर के किसी ने
इस बिल को पास होने के बाद नोटिस भेज दिया कि साहब ये सरकारी जमीन पर बनी है और इसको हटाया जाए। अब मुतवल्ली जो उसका है वो उसने सारे कागज वक्फ के उससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कागज मांगे, उसने कागज जमा कर दिए। अब क्या होता है, इस तरह जब घटनाएं होती हैं तो जो ये मौलाना लोग बोल रहे हैं उसको बल मिलता है। अब उस पूरे इलाके में ये अभी अमरुदुल्लाह.com की खबर है, पढ़ रहा था, अब इस पूरे इलाके में क्या होगा, इस तरह के तत्वों को अब वो कागज देखे जाएंगे, वो कागज में साबित होगा और उसके बाद वो जबकि ये रिट्रोस्पेक्टिव है, जबकि रिट्रोस्पेक्टिव है और उसको लेकर के तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी नोटिस नहीं देना चाहिए था। जब रिट्रोस्पेक्टिव है, वो तो दरगाह तो कई साल पुरानी बनी हुई है, तो अब उन्होंने नोटिस भेज दिया, कागज मांग लिए, तो खैर उसने कागज जमा कर दिए, अब वो कागज देके दो भी फैसला कर। लेकिन इस तरह की घटनाएं उस आशंका को, इनके प्रचार को बल देती हैं। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रशासन को और सरकारों को। अच्छा, लेकिन इसका एक सर दूसरा पहलू क्या हर्षवर्धन जी, इसी खबर को ऐसे भी नहीं देख सकते कि भाई अगर सबूत मांगा गया और सबूत आपके पास है और आपने बता दिया ये है, तो इसमें भी क्या अड़चन है, क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी होगी भी तो होने से कुछ नहीं होता, देश का कानून है। और समझाइश करने की जहां तक बात है तो इससे ज़्यादा समझाइश कोई क्या करेगा। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी तो अपनी अब तक की जो उसकी प्रैक्टिस रही उससे आगे जाकर जनजागरण अभियान कर रही है। और क्या करेगी, और कौन सा समझाइश का तरीका हो सकता है? 14-14 घंटे की डिबेट हुई, जेपीसी में गया, और सबको छोड़ दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर इंटरव्यू में बता रहे हैं, देश के गृह मंत्री बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां इसको बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये समझाइश वाला मसला ही नहीं, ये मसला ये है क्या देश का मुसलमान इस बात को समझेगा कि आपसे हर बार झूठ बोला गया, आपसे 3 तलाक के वक्त झूठ बोला गया, आपसे नागरिकता कानून के वक्त झूठ बोला गया। जब इस तरह के झूठ पर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो देश की स्थिति कहां जाएगी और देश में आपकी स्थिति कहां जाएगी, ये भी सोचना पड़ेगा। ये बार बार सारा ओनस ये डाल देना कि नहीं नहीं सरकार क्या कर रही है, हिंदू क्या कर रहा है, ये मसला नहीं होना चाहिए। अगर गरीब और अमीर मुसलमानों के बीच का मसला है, क्या कहीं हिंदू जा रहा है क्या करने के लिए? और ये तो कोई नहीं कहता कि भाई इसकी वजह से रामनवमी के जुलूस पर, इसकी वजह से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर उस पर क्यों पत्थरबाजी होने लगी, इसकी वजह से कहीं कोई क्यों अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़े, ये स्थिति, ये भय क्यों पैदा हो? क्योंकि कोई भी वक्फ की संपत्तियों को लेकर अब किसी तरह का कोई भय पैदा करने वाला नहीं, कानून बन गया। जब तक कानून नहीं बना तब तक ये आशंका रहती है, अच्छा भाई ये होगा क्या, अच्छा ये होगा। अब तो साफ साफ बताया गया पुराने समय से नहीं तय होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होने वाला है। जिसमें विवाद है वहां तो कानून अपना काम करेगा, और जिसके पास जो कागज है, जो जमीन है, वो तो देना ही चाहिए। उसमें कौन सी गलत बात है इसमें तो कोई बुराई भी नहीं। लेकिन हाँ, अब ये नहीं होगा, वो हवा दी जाएगी ना। देखो, मैंने तो कहा था कि पेपर मांगे जाएंगे, मैंने तो कहा था कि पड़ताल होगी, शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसका कोई इलाज नहीं है ना, ये तो किसी भी वक्त होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये ठीक उसी तरह की चीज है जैसे पहले बस्तियां होती थी, उन घनी बस्तियों में अपराधी छिप जाता था, अब उसको आप नहीं बताएंगे, अरे भैया उसको निकाल के बाहर कर दीजिए, पुलिस आपकी बस्ती में नहीं जाएगी। तो ये बड़ी सीधी सी बात है, नियम कायदे कानून जब एक बार बन जाते हैं, फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, उसके दायरे में आपको काम करना पड़ेगा। समझाइश की जहां तक बात है, जितना संभव हो भाजपा को भी, सरकार को भी, हर किसी को करना चाहिए, लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए कि ओनस सारा दूसरों के ऊपर रहे और मुसलमान हर बात या कोई उकसा देता है या उसको भड़का देता है। ये तो संभव नहीं हो सकता है। हैदराबाद की इसी मीटिंग में स्थिति बदल गई है। हाँ। 2013 का जो कानून था, जो अधिनियम पास हुआ था सर्वसम्मति से, उसमें स्थिति ये थी कि जैसा कि कहा जाता था कि वक्त में उंगली रख दी जमीन उसकी हो गई। अब ये उलट गई स्थिति, अब ये हो गया कि कोई भी है सब ये सरकारी जमीन में बना हुआ है, वो विवाद कर दो उसको। ये एक स्थिति जो आशंका है वो, नहीं, लेकिन सर पहले की स्थिति और अब की स्थिति में सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि पहले आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, उनका जो तरीका था कर सकते थे चैलेंज, लेकिन रिट कर सकते थे, अपील नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कर नहीं सकते थे। लेकिन वो एक क्लिष्ट प्रक्रिया थी, अब आपने उसको ज्यादा स्मूथ बना दिया, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया। पहले वक्फ हावी था, अब सरकार और प्रशासन हावी रहेगा, फर्क ये हो गया। देखिए, डर इस बात का है, वक्फ के नाम पर जितनी गुंडागर्दी पहले कर ली थी आपने कि जिस जमीन पे आपकी इच्छा हुई आपने दावा कर दिया, आप तो ये बताओगे नहीं कि भाई आपने दावा किया तो आपके पास का वक्फ का क्या कोई पेपर है क्या? बेचारे जिसकी जमीन पे आपने दावा कर दिया वो पेपर लेकर तमाम जगह दौड़ता था कि ये मेरी जमीन है, ये वक्फ की जमीन नहीं है। और अब अगर किसी 1-2 जगह नोटिस चला गया तो आपको पेपर दिखाने में दिक्कत मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, और पेपर तो दिखाने पड़ेंगे। कानून में ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं दिखाओगे। जो मामले केस चल रहे हैं, अदालत में चल रहे हैं, अभी जिनकी जांच चल रही है, उसमें तो अब जांच होगी ना कि वो जमीन आपकी है
है कि नहीं, आपने दावा किया तो आप पेपर लेके जाइए कि भैया ये वक्फ की जमीन है, आप पेपर दिखाएंगे, आपके पेपर होंगे, डीएम आपके नाम से प्रॉपर्टी कर देगा, आपके नाम से पेपर नहीं होंगे, जो मालिक होगा उसके नाम से जमीन हो जाएगी, वक्फ का दावा खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब आम मुसलमान ये बात मान रहा है कि ये जो वक्फ का मामला है ये उनके रोज के दैनंदिन जीवन से संबंधित नहीं है, ये उनके धर्म का मामला नहीं है, ये उनके मजहब का मामला बना दिया गया है। जो लोग बना रहे हैं मीनाक्षी जी, जो लोग बना रहे हैं, अगर वो सफल हो जाते तो अभी तक तो लोग सड़कों पर उतर जाते, ट्रेनें रोक देते, दिल्ली जाम करते, अपना शहर जाम करते हैं। हैदराबाद में ओबीसी सांसद है ना, हैदराबाद में तो लगातार इसकी बैठक हो रही है। हैदराबाद में क्या एक दिन भी बंद का आयोजन किया इन्होंने? मैं चुनौती देता हूं ओवैसी को कि वो हैदराबाद के अंदर बंद बुला ले और वो देख ले कि कितने मुसलमान उनके साथ जाते हैं इस मामले बंद को लेकर। मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको बनाना चाहते हैं, और आम मुसलमान को अगर लगता है कि उनका धर्म खतरे में है, इस्लाम के ऊपर हमला हो रहा है, उनके इस्लाम पर हमला, ये जो आप कह रहे हैं ना, उसी तरीके का सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आम मुसलमान इस बात को मानता है कि इस्लाम पर हमला नहीं है। एक बयान में सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को। हैदराबाद की इसी मीटिंग में इमरान मसूद भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से वो कांग्रेस के सांसद है, और उन्होंने क्या कहा आप बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाने कहां जाओगे। कितनी गंभीर बात वो ये कर रहे हैं और बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। भड़काना है ना, ये भड़काना नहीं है तो फिर और क्या है, आप सुनिए। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाया कहां जाओगे, ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। जिस दिन आ जाएंगे, आप समझ रहे हैं ये बात क्यों कही जा रही है? जिस दिन आ जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें सरकार में लेकर आ जाओ, हम आपकी बात करेंगे, हम कानूनों को बंद कर देंगे। ये मतलब वक्फ कानून की जो बात कर रहे हैं विजय जी, वो ये कह रहे हैं कि ये कश्तियों की सवारी छोड़कर जहाज की सवारी के लिए तैयार हो जाइए। क्या कह रहे हैं? दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। वो तो अच्छी बात है, वोट की अपील है ये तो। हाँ तो ठीक है। अब इमरान मसूद साहब कांग्रेस के सांसद, दुआ करना और अपील करने की तो कोई उनके पास अधिकार है, इसमें क्या रोक सकते। लेकिन ये जो बार बार बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा झगड़ा कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार है जब इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि जब तूफान आता है तो बड़े जहाज में बैठना चाहिए और छोटी कश्तियों को छोड़ देना चाहिए। अब वो छोटी कश्तियाँ उत्तर प्रदेश में छोड़ने वाले हैं समाजवादी पार्टी की या आरजेडी की, बिहार में छोड़ने वाले हैं। पहले ये कन्फ्रंटेशन कहीं बढ़ ना जाए। और ये पता नहीं है उनको कि बिहार में बड़ा जहाज कौन है, आरजेडी है या कांग्रेस है। मुसलमान कौन सी कश्ती छोड़ेंगे, कश्ती छोड़ेंगे, जहाज छोड़ेंगे। अभी ये तय कर लिया मुसलमानों ने तो और मुश्किल हो जाएगी। हाँ, वहाँ बड़ा जहाज चढ़ना, मान लीजिए इमरान मसूद साहब की बात मान ली तो बिहार में तो बड़ा जहाज आरजेडी है और उत्तर प्रदेश में बड़ा जहाज समाजवादी पार्टी है। तो फिर ये बहुत अच्छा आपने एंगल इसे दिया है हर्षवर्धन जी, लेकिन इसी एंगल के साथ एक ये जो टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 1 घंटे के अंदर हम ये कर देंगे, ये जो समय सीमा के साथ, इतने दावे के साथ, डंके की चोट पर, और फिर ये कहते हैं कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाने कहाँ जाओगे, मस्जिद नहीं होगे तो नमाज पढ़ने कहाँ जाओगे। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो जब विशुद्ध रूप से इस्लाम के आधार पर बात करते हैं तो इस्लाम के आधार पर एक देश दिया गया है जिसका नाम पाकिस्तान, और ये कहते हुए किसी दूसरा कोई कहेगा कि देखिए पाकिस्तान भेजने लगे, हम नहीं भेज रहे हैं। ये भाषा पाकिस्तान जाने वाली है। जब आप कहते हैं कि इस्लाम के आधार पर सब सोचो, तो इस्लाम के आधार पर आप सोचिए ना, लेकिन देश के कानून के दायरे में इस्लाम के आधार पर सोचना होगा। इस्लाम के आधार पर देश का कानून नहीं चलेगा। ये बड़ा छोटा सा है, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा कि आप कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये किसी तालिबान या किसी पाकिस्तान या किसी बांग्लादेश में नहीं। नंबर 1 तो ये। दूसरा, जब आप कहते हैं कि 1 घंटे में कर देंगे, मोदी सरकार ने कोई भी कानून तानाशाही तरीके से नहीं बदला।
मोदी सरकार ने किसी भी मामले में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिसको ये कहीं कह रहे उनके मन में आया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, खत्म। ये इंदिरा गांधी का तरीका है, ये डिक्टेटरशिप का तरीका है। ये जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि इस्लाम के हवाले से सब सोचो, उन मुल्कों में ये होता होगा कि अच्छा एक बार निकाला, साइन कर दिया, खत्म। यहां सब कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलता है। और अभी तो बीता ना, अभी कहां हम खड़े हैं, अभी तो मई भी नहीं आई 2025 की, साल भर भी नहीं हुआ। अभी तो मई 2024 में भारत में चुनाव हुए थे, और अगला चुनाव जो आएगा तो फिर देखिएगा कि आप 2029 में किस स्थिति में रहेंगे। उसके बीच में राज्यों के चुनाव हो गए, क्या हुआ? आपने हरियाणा देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, दिल्ली देख लिया, झारखंड में आपके पास बढ़िया नेता था हेमंत सोरेन, तो बचा ले गया। तो आपको यह भी जरा सोचना है कि क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें जब आप बार बार इस्लाम 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 कर रहे हैं तो फिर आप किसी और को भी तो संदेश दे रहे हैं ना, दूसरा भी तो देखेगा ना कि ये क्या करेंगे सत्ता में आएंगे तो भैया इस देश के नागरिकों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इमरान मसूद की पार्टी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 1 घंटे में वक्फ को सब बदल देगी। कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होगा, कोई 14 घंटे की बहस नहीं, 370 बदल देंगे, सब कुछ बदल देगी। 370 इन्होंने कहा था, जाने क्या क्या कहा था, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो यहां तक कहा था कि राहुल गांधी की जो मंशा थी वो तो बाबरी तक पे रिवर्स करने की मंशा थी। हालांकि बाद में उसका वो सोर्स मतलब उन्होंने कहा हमारे ऊपर मामला दर्ज होगा तो हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी मामला नहीं दर्ज किया, आचार्य प्रमोद कृष्णन के ऊपर मामला नहीं दर्ज किया। तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णन अगर गलत कर रहे थे तो अब तक तो उनके ऊपर मामला दर्ज हो जाता। तो अगर आप यहां तक जाकर सोच रहे हैं कि राम मंदिर को हटा देंगे, 370 बदल देंगे, अच्छा राम मंदिर पे आप नहीं गए अभी तक तो वो भी आपकी मंशा दिखाता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम इसको यहां ला देंगे, शाहीन बाग आपके पिताजी ने किया था तो लोगों को ध्यान में है ही है, तो आपके पुराने जो कर्म हैं वो इस बयान से रिलेट करते हैं। अब 2 खबरें इस हिस्से में हम बात करेंगे। पहले खबर मध्य प्रदेश के गुना से, जहां हनुमान जन्मोत्सव के दौरान भारी बवाल हुआ। शोभा यात्रा के दौरान एक मस्जिद के सामने पथराव हो गया। आसपास के घरों के अलावा मस्जिद से पत्थर फेंके गए। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया। पूरा विवाद डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई और फिर इसे बंद करने के लिए कहा। देखते ही देखते माहौल खराब हो गया, अफरा तफरी हुई और फिर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद बीजेपी पार्षद की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसमें विक्की पठान समेत 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी विक्की पठान समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से मंजूरी नहीं ली गई थी। कर्नलगंज क्षेत्र से हनुमान जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकल रही थी, वो डीजे बजाने के बाद पर से और वहाँ पे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और उसी दौरान पथराव शुरू हो गया। जो आरोपी उसमें चिन्हित हुए हैं, 9 लोगों को रात में ही अभिरक्षा में लिया गया और उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। उसमें विक्की पठान नाम का व्यक्ति है, उसमें पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। शोभा यात्रा के संबंध में एक आवेदन पत्र एसडीएम को और टीआई को दिया गया, वो बात संज्ञान में आई है, लेकिन विधिवत जो अनुमति एसडीएम से लेना चाहिए था वो अनुमति नहीं है। अब हर्षवर्धन जी, जहां अनुमति थी नहीं जाने की, वहां पहले तो ये लोग गए क्यों? और जब वहां गए तो डीजे बजाने की इतनी लाउड स्पीकर में आवश्यकता क्या थी? और अगर इन्होंने बजा भी लिया तो फिर पत्थर भी पड़ने की आवश्यकता क्या थी? ये तो इसका मतलब दोनों ही तरफ से इंस्टिगेट किया जाता है एक दूसरे को, जिससे कि माहौल खराब हो, हंगामा हो। मीनाक्षी, आपने जितना कुछ कह दिया तो अब इस पे कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं रही। सच यही है। और इस पर तो सचमुच जैसे लाउडस्पीकर पर एक गाइडलाइंस तय हुई, वैसे ही डीजे पर भी गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी। यह नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में आया कितना भी शोर कर दें, डीजे लेके चल दें। बिल्कुल उत्सव होना चाहिए, और हनुमान जयंती है, रामनवमी है, गाने बजते हैं, उत्सव है, आनंद होना ही चाहिए। उस उत्सव आनंद से किसी को चिढ़ लग रही है तो वो भी गलत है। लेकिन डीजे को लेकर देश भर में एक कोई गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी, उसको सरकारें तय करें, अदालत तय करे, लेकिन ये तय करना पड़ेगा। लेकिन ये इसका एक पहलू हो गया जिसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो उधर से क्यों गया, क्या हुआ। लेकिन यहां मूल सवाल आता है, और मैं बार बार ये सवाल पूछते हुए जरूर कहूंगा, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, कोई शोभा यात्रा है, भाई मुसलमानों के किसी त्योहार के किसी ऐसे अवसर पर क्या कहीं निकलने पर कोई पत्थरबाजी होने लगती है? ऐसा थोड़ी ना होता होगा। अगर इसी को मान लें तो कई बार वो गुजरते होंगे तो उनकी बात पर भी दूसरे पक्ष को कम ठीक लगता होगा। भाई यहां तो आस्था ही अलग है ना।
लेकिन आप अगर टॉलरेट नहीं कर सकते, आप अगर सहिष्णु नहीं हो सकते, और फिर मैं कह रहा हूं ये मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा खराब जा रहा है। ये बार बार जब होता है कि आप तुरंत गिनती गिनाना शुरू करते हैं। मेरे ही ध्यान में ऐसे दसियों उदाहरण आ गए जहां रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती से लेकर कोई शोभा यात्रा से लेकर तुरंत हो जाता है। अभी तो महू में क्रिकेट जीते थे भाई, वहां तो डीजे भी नहीं था, वहां कोई डीजे नहीं था। वहां यह कहा गया कि मोटरसाइकिल पर जुलूस लेके निकल रहे थे और उसके मस्जिद के सामने नारा लगाने लगे। अच्छा चलो मान ही लिया नारा लगाने लगे, चलो मान लिया जय श्री राम और भारत माता की जय लगाने लगे, तो आप पत्थरबाजी हो, बमबाजी हो, गोलीबाजी शुरू कर दोगे, किसी को चाकू मार दोगे। मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर मसला है। और फिर मैं कह रहा हूं कि आपके सवाल के बाद मेरे इतना इसको विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता क्यों है कि लोगों को समझ में आए कि असली मसला कहां है। और भारतवर्ष में अगर इस्लाम के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर यह सब किया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क कहां लगेगा, यह भी सोचिए। भगवान का नाम चिढ़ाने के लिए भी विनोद जी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई साजिशन इसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा पक्ष भी, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं 100% उससे एग्री करती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी ने नारा लगा भी दिया तो जान पर थोड़ी ना लेने पर आ जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मीनाक्षी, यहाँ कम से कम मैं अपनी बात करूँ, हम और विजय जी लगभग एक ही उम्र वय के हैं, साल 2 साल का फर्क होगा आगे पीछे का। हम 1960 में पैदा हुए, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ था 13 साल बाद, और हमारा बचपन मान लीजिए 10 साल और जोड़ लीजिए होश 22-23 साल। तब घाव ज़्यादा ताजे थे उस बंटवारे के और मारकाट जो हुई थी, लेकिन तब जो यात्राएं निकलती थी, शोभा यात्राएं निकलती थी, ताजिए निकलते थे, तो हमने देखते थे, गुजरते थे शांति से, और बिना किसी भड़काने के लोग एक दूसरे के जो बुजुर्ग लोग होते थे, मोअज़्ज़िज़ लोग होते थे, समुदाय को आके स्वागत करते थे। दशहरे पर शोभा यात्रा निकलती थी, बाकायदा मालाएं पहनाई जाती थी, जो मूर्तियां होती थी उसमें कोई तनाव नहीं होता था। इधर पिछले 15 सालों से ये हो गया है कि जो हर्ष जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि एक तो भाई डीजे बजाएंगे, अच्छा डीजे बजाएंगे तो दूसरा पक्ष जो है उस पर पत्थर क्यों चलाएगा। दोनों मतलब कहीं सहिष्णुता नाम की चीज ही नहीं रह गई है। भाई आप एक पक्ष को चाहिए कि आप अपना शांति के साथ यात्रा निकालें, दूसरे पक्ष को भी की जिम्मेदारी है कि अगर यात्रा शांति से निकल रही है तो शांति से निकलने दें, और अगर मान लीजिए कोई शोर शराबा थोड़ा बहुत जय हनुमान कर भी रहा है तो कर लेने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। तो साजिश का एंगल भी दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जांच का विषय है कि इस तरह के जुलूसों में, जैसे अब ये विक्की पठान का नाम आ रहा है, कौन है विक्की पठान भाई, क्या इनके क्रेडेंशियल्स हैं, कैसे पथराव किया। अगर मान लीजिए डीजे तेज होगा, मैं मान लेता हूँ कि पहली गलती जो है डीजे की है, जिसके हर जी ने का नॉर्म्स तय होने चाहिए। लेकिन दूसरा ये भी है कि एक पक्ष अगर भाई कोई भी एक पक्ष अगर संयम बरत ले तो ये नौबत नहीं आएगी। उस संयम क्यों खो गया है, ये एक बहुत शोध का विषय है, और इस तरह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वरना आराम से त्योहार बनते थे, कोई झंझट नहीं होता था। यदा कदा कहीं किसी शरारती बच्चे ने या किसी झगड़ा तो लोग आपस में सुलझा लेते थे। गुना तो वैसे भी शांत जगह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत सांसद है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शांत है गुना, वैसे छोटा शहर है, शांत है। गुना में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। अब ये कैसे हो गई आगे, मान सिंह ठाकुर जो वहाँ के एसएसपी, उनका बयान आया है मतलब कि अब स्थिति कंट्रोल में, और जो उपद्रवी तत्व पे उनके ऊपर मामला दर्ज किया है। हालांकि दूसरे पक्ष पे भी उन्होंने मामला दर्ज किया है कि अनुमति न ली वहां पर, और जिस तरीके से डीजे बजाया गया है, तो दोनों पक्ष पे मामला दर्ज हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें दोनों पक्षों को अगर संयम और धैर्य इस्तेमाल करेंगे तो ये बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से विवाद होता है। अगर आप खुद इनवाइट कर रहे हैं, ये भी खतरनाक है। एक जरूरी बात, जैसे एक समय में देश में क्या था ना कि आर्थिक अपराध को कहा जाता था, ठीक है भाई आर्थिक अपराध ही तो कर दिया गया। पिछले कुछ समय में आर्थिक अपराध मतलब या तो आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, अपनी संपत्ति छोड़ के भागना पड़ेगा, या तो आप जेल में सड़ेंगे। अब यहां आप मौज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कोई भी अगर इस तरह की दंगा करने की, एक दूसरे के खिलाफ अब मान लीजिए विक्की खान है, आजीवन कारावास कराइए ना। वो जो जिसने नागपुर में किया वो इसी के लिए जाना ही जाता है, उसी जिसने लोगों को इकट्ठा करके सब कुछ किया। ऐसे लोगों को आप धारा और कठिन कीजिए, कड़ी कीजिए, और उसको लागू करिए, क्योंकि कड़ी धाराएं तो बहुत है, ऐसा नहीं कि कानून नहीं, कानून खूब है दंगे रोकने के लिए। उसको आप उसी तरह से उसी स्पिरिट में लागू कीजिए। ऐसे लोग जो किसी भी जगह पर भड़का रहे हैं, पत्थरबाजी करा रहे हैं, गोली चाकू बम चलवा रहे हैं, वो जेल में होने चाहिए, आजीवन कारावास की सजा तो उनको मिलनी चाहिए। अगली खबर, राजपूत किंग राणा सांगा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर बवाल थमा नहीं है, बल्कि यह बढ़ता जा रहा है।
करणी सेना ने कल आगरा में बड़ा प्रदर्शन किया। तलवारें थी हाथों में, लाठी थे, डंडे थे। पूरे दिन आगरा में वो डटे रहे। हालांकि योगी की पुलिस ने करणी सेना को रामजीलाल सुमन के घर तक मार्च नहीं करने दिया, शहर के बाहर ही उन्हें रोके रखा। लेकिन करणी सेना का कहना यह है कि रामजीलाल सुमन की माफी मांगने तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। यह मुद्दा अब कहां तक जाएगा, कितना खींचेगा, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखें, खुद समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। मेरा क्या लेना देना, कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में। द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। भावना आहत होना, विजय जी, अलग बात है। रामजीलाल सुमन तो मानने को ही तैयार नहीं है कि भावना किसी की आहत हुई है। कौन करणी सेना, कहां की करणी सेना? अभी भी अपने बयान पर अगर वो माफी मांग लेते तो शायद ये तस्वीर नहीं आती। और इस तस्वीर की भी मैं आलोचना करती हूँ। तलवारें लहराने की क्या जरूरत है, बंदूकें लहराने की क्या जरूरत है? संगठन की शक्ति दिखाना है तो इकट्ठे हो जाए, नारेबाजी कर ले। वही बात हो रही है ना, चाहे वो मध्य प्रदेश में गुना में हो, चाहे आगरा में हो, आप किस तरह से इन सब बातों कर रहे हो। रामजीलाल सुमन ने तो पहले राज्यसभा में कह दिया था कि मैं असहमति है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं, उसके बाद। लेकिन बाद में अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब तो उसको मैं आगे की बात बता रहा हूँ ना। उसके बाद अखिलेश जी को समझ में आई कि ये तो बहुत अच्छा मसला मिल गया है, क्योंकि इससे वहां पर आप सोचिए, पहले अखिलेश जी ने भी उसको कहा था कि पन्ने अलग होते हैं और उखाड़ दिए और फाड़ दिए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये बड़ा मसला है, क्योंकि आगरा जो है दलित जो वोटर के हिसाब से बड़ा मजबूत शहर है, और वो इलाका भी। तो अब ये पूरा का पूरा मसला राजपूत वर्सेस दलित हो गया। रामजीलाल सुमन ने कोई दलित होने की वजह से राणा सांगा पर तो नहीं बोला, और वो लोग भी दलित होने की वजह से नहीं कर रहे या कर रहे, लेकिन ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अब राजपूत वर्सेस दलित हो गई है। तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें तो नुकसान ही लेकिन पहुंचाती है। ये जो तस्वीर है ये तो खतरनाक है ना, ये नुकसान पहुंचाने वाली क्या है? लेकिन फिर वही बात होगी कि ये इससे पहले इन्हीं करणी सेना के लोगों ने उनके घर पर हमला किया था, और सरकार इसको देखना चाहिए। हालांकि ये है कि बहुत कड़वी बात है, लेकिन यही अगर कोई दूसरे समुदाय के लोग कर रहे होते तो अब तक बुलडोजर आप चला चुके होते। बिल्कुल, कहने की जरूरत ही नहीं है, बुलडोजर चला चुके होते आप। अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है ना, जो वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद को एक छोड़ दीजिए। हाँ, तो बाकी देश भर में तो हो रहा है ना। बाकी तो लेकिन इस पर अब ये तस्वीर क्या है फिर? इसको कौन देख रहा है? कितने लोगों के खिलाफ कोई नामजद वो FIR हुई है या कोई कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हो रहा। और पूरे दिन भर चला ये कल आगरा में, समझे। पुलिस की तारीफ आप इसलिए कर सकते हो कि उसके बाद भी कोई ऐसे अंटूवर्ड रोके रखा उसको, लेकिन इस तरह की इजाजत। और उसमें मैं देख रहा था कि वो बंदूक लेकर भी खड़े हुए हैं गाड़ी में, तो बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, तलवारें खुली लेकर घूम रहे हैं। तो ये क्या है? इसको किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे मुझे नहीं समझ में आता। बाकी लड़ाई जो जस्टिफाई करने लायक नहीं है, इसलिए हम इसे चर्चा में लेकर आए हैं। बहुत छोटा सा टिप्पणी।
एसपीएस बघेल जो मंत्री हैं वो बयान दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बात को कि ये दलित वर्सेस राजपूत मामला न बने, इसलिए बघेल साहब को उतारा गया है। बघेल साहब राजपूत तो नहीं है, वो बघेल साहब तो आगरा से सांसद, आगरा सांसद और दलित है वो, तो इसीलिए उनको उतारा गया मैदान में। लेकिन ये तस्वीर तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं तस्वीर मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूँ, तस्वीर तो है ही नहीं। जो रामजीलाल सुमन भी कह रहे हैं वो भी गलत है। वो कह रहे हैं कान आंख नाक काट दे। आप बयान भी तो वैसे दे रहे हो ना, और जो ना ऐतिहासिक रूप से सही है और ना मॉरली आप सही बात कह रहे हो, और उसके बाद फिर ये जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं ना, वो तस्वीरें सही है। दोनों ही तरफ से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं हो सकती कि उस तरह से आप जस्टिफाई करें, और पॉलिटिकल लीडर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की बात करनी चाहिए, किस तरह से। ये फिर वही बात हो गई कि एक डाइस रोल कर दिया है। अब इसमें जिसके बारे में जितने वोट बढ़े, सेना भी नहीं चाहती और रामजीलाल सुमन भी नहीं चाहते कि मामला निपटे। रामजीलाल सुमन चाहते तो वो एक बोल देते कि भाई मैं माफी चाहता हूँ, शब्द वापस जाता हूँ, बात खत्म हो जाती। करणी सेना भी जानती है कि भाई ये मामला गर्म रहना चाहिए, क्योंकि अब करणी सेना भी तो मौका मिला है राणा सांगा के नाम पर अपनी ताकत दिखाने का, राजपूतों की ताकत। लेकिन पहला मौका है ये कि जब वो बिना फिल्म देखे ही प्रदर्शन कर रहे, नहीं तो आज तक वो फिल्मों पे ही प्रदर्शन करते रहे।